Hello and welcome. My name is Atish Mathur and you are watching the free ethics course wherein मैं ethics के syllabus का एक एक लाइन जो लिखा है उसे उसी ऑर्डर में आपके साथ कवर कर रहा हूँ. This is lecture number 4 where we are going to be discussing ethics in private public relationships. ये लेक्चर नंबर 4 यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग अप्लाइड कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. और वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे बहुत सारे केस स्टडीज़ में, बहुत सारे एथिकल डिलेमाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है. सो वी हैव टू कीप दैट जनरली इन अकाउंट. वी हैव टू जनरली बी थॉटफुल एंड केयरफुल ऑफ इट. अब लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ दो चार बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द सब्सटेंटिव पोर्शंस ऑफ द लेक्चर टुडे. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे 2 हफ्ते हो गए फोर्थ लेक्चर डालने में एंड फॉर दैट आई एम इनक्रेडिबली सॉरी. बट हम भी अपने एंड पे बहुत ज़्यादा लास्ट मिनट कॉटअप थे. हम इसलिए लास्ट मिनट कॉटअप थे क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू के फर्स्ट फेज के डेट्स आ गए थे और मुश्किल से 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड यूपीएससी ने इस साल के इंटरव्यू अपेयरिंग कैंडिडेट्स को दिया. सो फ्रॉम 8 in the morning till about 1 a.m. at night we were busy taking 101s and discussing DAFs and all of those things. तो उसकी वजह से we were not able to upload the lecture on time. For that I am sorry. But at the same time I had my regular classes also going on, तो मैं टाइम नहीं निकाल पाया. But now that there are some days and within the month of December itself आपका हम ये ethics के syllabus cover कर देंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. नोट्स टू सून फॉलो वन दिस एंटायर यूनिट इज डन. पहली बात. दूसरी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए for prelims 2026 we have been fortunate to have an extraordinary faculty who would be delivering the course on this platform for you. As you know, the classes are going to start from the 22nd of December and we will open the course for enrollment from 18th of December at 6 p.m. आप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं. आपको अगर ज़रूरत है तो आप इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रीलिम्स का साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, देखो दिसंबर का टाइम है तो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा होगा कि भाई अब मिड दिसंबर आ गया है, अब हमें क्या अभी प्रीलिम्स के लिए कूदी मार लेनी चाहिए. सीधी सिंपल भाषा में ये है कि अगर आपके मेंस के कुछ सब्सटेंशियल चीज़ें रह रही हैं तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा सा फोकस करिए, उनको एटलीस्ट थोड़ा सा बैलेंस करिए. मेंस 2025 के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए 2026 के मेंस की तैयारी करें, बिकॉज कई बार रेपिटेशन फ्रेमवर्क्स और एनिवर्सरी फ्रेमवर्क्स अप्लाई होते हैं जिससे हम काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट भी कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हम पहले से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस बार 2025 के मेंस के पेपर में पॉलिटी सेक्शन में पार्लियामेंट से रिलेटेड ना के बराबर सवाल थे. इसका मतलब 2026 के मेंस में पार्लियामेंट लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 100% गारंटीड है. तो हमें उस एरिया को बहुत अच्छे से मेंस के लिए पहले से ही रेडी करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार पार्लियामेंट के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आते हैं, साइक्लिकल आते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए. तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जो कोर सब्जेक्ट्स का है. जो दूसरा एस्पेक्ट है जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स है, मैं उन्हें एंसिलरी सब्जेक्ट्स नहीं कहूँगा, मैं उन्हें अप्लाइड सब्जेक्ट्स कहूँगा. जैसे सोशल इश्यूज हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, टू अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी आईआर, बिकॉज आईआर जनरली जो मेंस में आता है वो मेंस के 6-8 महीने पहले का आता है. तो चाहो तो थोड़ा सा एक आईआर का बेस बना लो कि जनरली पता रहे कि मेजर इश्यूज क्या चल रहे हैं. वहाँ पे भी रेपुटेशन फ्रेमवर्क्स बहुत अच्छे से लगते हैं कि जैसे अगर एक साल नेबरहुड में एक कंट्री पूछी है तो इमीडिएट नेबरहुड में वही कंट्री अगले साल पूछना टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट पॉसिबल नहीं होता. तो आप उसको करंट हैपनिंग से थोड़ा मैप करके उस हिसाब से जो पॉसिबल कंट्रीज हैं उनका एक बेस आप रेडी कर सकते हो. सिमिलरली सोशल जस्टिस और गवर्नेंस जो अब ना सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बट अब प्री के लिए भी यहाँ से पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रही हैं.
जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 25 के मेंस में पूछा था, जैसे उन्होंने डायरेक्टरेट्स बॉडीज उसके एक टेबल 25 के मेन के प्री में पूछा था, 25 के प्री में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछा था। तो अब ये जो कुछ स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, इनकी मल्टी जीएस यूटिलिटी है। अगर ये थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, आपको दिक्कत लग रही है, सो आप एमसीएमए से ये कवर कर सकते हो। इसको हम एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से कवर कर रहे हैं, ना तो इसको बहुत ज़्यादा भगा रहे हैं, ना तो इसको ऐसे कर रहे हैं कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अगर कोई बच्चा है जिसने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन हवा हवा में है, चीज़ें क्लियर एक जगह नहीं है, तो आप एमसीएमए से ये कर सकते हो। वी विल स्टार्ट इन द कमिंग मंडे विद दीज एरियाज ऑन सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा इन आर गवर्नेंस एक्सेट्रा इन आर एमसीएमए। एमसीएमए में मैंने एक चीज़ और करी है कि माना कि वो मेंस एडवांस्ड कोर्स था, उसको उसी तरह से हमने कवर किया है, लेकिन टॉपिक्स को मैंने उतनी ही डिटेल में, उतने ही एनालिटिकली, उन्हें ही आंसर राइटिंग फॉर्मेट में करंट के साथ अपडेट करके ही करा दिया है, ताकि बेस रेडी हो जाए, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए। मैं मानता हूं कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये 99% वाले एस्पिरेंट्स पर टिका है जो शायद उतने सीरियस नहीं है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपना स्टैंडर्ड वो 1% का रखें, और उन 99% को हम अपलिफ्ट करें कि वो भी 1% में आके compete करें। गेम मास को क्लास में लाने का है, क्लास को मास में लाने का नहीं है। पढ़ाई ऐसे करी जाती है, टीचिंग इंटेग्रिटी ये होती है। तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ठहराव से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा हमें अपने आप को ऊपर पुश करना पड़ेगा, ताकि हम जो टॉप 1% है, जो टॉप 5% है, उसमें हम compete करें। और हम हमेशा एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए टीचर, मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि हम हमेशा वो टॉप 5% की जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, उसको हम हमेशा कंप्लीट करते हैं, उसको हम हमेशा केटर करते हैं। सिंपली बिकॉज जब एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के सामने सवाल होगा, तब आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि कोर्स कितना छोटा था, कितना बड़ा था, कितने मज़े आए, कितना हमको मोटिवेशन मिला। बस सब इतना ही एक चीज़ आएगी कि क्या ये मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और अगर ये पढ़ा था तो वो जवाब आएगा। बहुत सिंपल, इसको इतना कॉम्प्लिकेट हमें करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, एंड देन लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप्स, इसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना कैसे है, व्हाट इज द जनरल पेडागोजिकल अप्रोच। तो सबसे पहले तो हम एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सेट करेंगे, जिसमें हम इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, क्लासिकल थिंकर, मॉडर्न थिंकर, जो हमारा थिंकर्स का फ्रेमवर्क है, इस थिंकर्स के फ्रेमवर्क को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि क्या हमारे थिंकर्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और फिर इस रिलेशनशिप को समझेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये अलग कैसे हैं, और ये आपस में कोरिलेटेड कैसे हैं, और फिर इससे हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में सीखने को मिलेगा। और इस प्रेमिस पे जो हमने आंसर राइटिंग के फ्रेमवर्क्स तैयार कर रखे हैं, जो एक हमारी हायरार्कल अप्रोच है, जो हमारी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है, हमारी वल्नरेबिलिटी अप्रोच है, और जो हमारी स्टैंडर्ड अप्रोच है पेस्टल फॉर्मेट, वो मैं सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक है। चलिए, जब हम एथिक्स इन प्राइवेट या पब्लिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो हम इफेक्टिवली रिलेशनशिप एथिक्स की बात करते हैं। और रिलेशनशिप एथिक्स होता क्या है? रिलेशनशिप एथिक्स इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। अब ये मॉरल वैल्यूज हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि हम लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब हम लोगों से दो तरीके से कनेक्टेड होते हैं। या तो हम एक पर्सनल, प्राइवेट, इंटीमेट कैपेसिटी में,
जैसे फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, पार्टनर्स हो गए, या तो आप लोगों से एक पब्लिक फेसिंग कैपेसिटी में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे जनरली सिटीजन्स हो गए, कॉलीग्स हो गए, अगर आपका कोई सर्विसेज का काम है तो क्लाइंट्स हो गए, या इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए, उस तरह से। ठीक है, तो ये समझना है कि हम लोगों को प्राइवेटली किस बेसिस पे हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हम लोगों से पब्लिकली कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और क्या ये दोनों बातें कनेक्टेड है कि नहीं है। कि इसका अगर एक सिंपल एक लाइन में मैं समझूं तो, हमने कई बार देखा, कई बार ऐसे कुछ वीडियोस वायरल भी हुए, कुछ न्यूज़ में भी आया, एंड वी अंडरस्टूड कि प्राइवेट एंड पब्लिक एथिक्स इज इफेक्टिवली कनेक्टेड। देखो कैसे, हमने कई बार ये कि एग्जाम्पल्स देखे कि हमने देखा कि एक जज साहब हैं, वो जस्टिस डिलीवरी का काम करते हैं, बहुत ऑनरेबल काम है। फिर उनके घर की सीसीटीवी की वीडियो लीक हुई, और हमने देखा कि भाई जज साहब तो खुद घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम उस जज साहब को एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएंगे? क्या वो एक अच्छे जज हैं? क्या वो एक अच्छे फैमिली पर्सन है? क्या ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं? क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में खराब होके प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे हो सकते हैं? और क्या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में खराब होके पर्सनल लाइफ में अच्छे हो सकते हैं? कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई है जो स्मगलर है, कोई है जो गलत तरह के प्रोफेशन में काम कर रहा है, लेकिन घर में वो अपने फैमिली को बहुत केयर देता है, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, वो उनकी सारी बातें सुनते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सो डज दैट मेक इट राइट? तो बेसिकली इस पूरे डिस्कशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। और इसी पे पूरा एथिक्स इन प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप्स एज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो इसको हमें समझना है और इसको हमें सीखना है। ठीक है, अब इसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड सेट करते हैं और सीखते हैं कि भाई ये थ्योरेटिकली ये कहानी कहां से आती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एरिस्टोटल साहब के पास। अब देखो, एरिस्टोटल साहब हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, तो एरिस्टोटल साहब का क्या कहना है? आपको याद होगा एरिस्टोटल जनरली डील्स विद वर्च्यू एथिक्स, जिसमें वो वर्च्यूज, फ्रेंडशिप, उन चीज की बात करते हैं। तो जब एरिस्टोटल साहब इन चीजों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि देखो, प्राइवेट लाइफ में फ्रेंडशिप, जिसको वो फिलिया कहते हैं, उसमें कुछ वर्च्यूज होने चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, टेम्परेंस होना चाहिए। और पब्लिक गुड में अगर देखा जाए, अगर पब्लिक रिलेशनशिप में देखा जाए कि गुड गवर्नेंस सिर्फ अच्छे कायदे कानून पे नहीं चलती, सिर्फ रूल्स पे नहीं चलती। गुड गवर्नेंस के लिए जो वो गवर्नेंस इंप्लीमेंट कर रहा है, उसके कैरेक्टर में दम होना चाहिए, उसको, जिसको हम कहते हैं ना सिंपल भाषा में, जिगरा होना चाहिए, टू स्टैंड अप टू व्हाट इज राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, करेज ऑफ कन्विक्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आते हैं। ठीक है, सो एरिस्टोटल भी जनरली इन चीजों के बारे में काफी डिस्टिंक्टली बात करते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसका एक नोट रख लें कि प्राइवेट वर्च्यू और पब्लिक वर्च्यू में भी एरिस्टोटल साहब का कंट्रीब्यूशन है। इसको एक एग्जाम्पल के दौर पे समझते हैं। लेट अस से कि एक म्यूनिसिपल इंजीनियर है, ठीक है, वो, उनके पास उनके बचपन के स्कूल का बैचमेट एक दिन आया कि भाई हम कॉन्ट्रैक्टर हैं और हम ये काम कर रहे हैं और इसका इतना बिल हुआ है। अब एज ए म्यूनिसिपल इंजीनियर उनको पता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर साहब आए हैं, इन्होंने थोड़ा सा मेजरमेंट ऊपर नीचे किया है, थोड़ा सा क्वांटिटी ऊपर नीचे किया है, जितने का बिल उन्होंने बनाया है उतने का वो बिल एक्चुअली है नहीं। करेक्ट? तो एज ए म्यूनिसिपल इंजीनियर वो रिफ्यूज करते हैं कि भाई मैं अपने बचपन के दोस्त को जानते हुए भी मैं वो बिल्स एडजस्ट नहीं करूंगा, चाहे दोस्ती में थोड़ी सी दरार आ जाए या थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाए, क्योंकि इससे बेहतर तो ये है कि वो दोस्ती ना हो। बेसिक प्रिंसिपल ये है।
अब आप इसको अगर एक कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न थिंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आप अगर उसको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, देन नोबडी एल्स देन जॉन रॉल्स कम्स टू माइंड, और उनकी आप जस्टिस थ्योरी से भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे। जब जॉन रॉल्स साहब जस्टिस की बात करते हैं तो वो जनरली जस्टिस को फ्रॉम अ फेयरनेस कंपोनेंट देखते हैं, कि जो फेयर है वो जस्ट है। अब इसको आप प्राइवेट में अप्लाई करके देखिए। जब आप अपने प्राइवेट कैपेसिटी में अपने निजी लोगों से डील करते हैं तो आपके फैमिली डिसीजंस में फेयरनेस होनी चाहिए। आप अपने बच्चों में फेवरेट्स या नॉट सो फेवरेट्स नहीं करना चाहिए। कि सपोज माँ बाप हैं, उनका एक बच्चा है जो बहुत अच्छा कर रहा है एकेडमिकली, और एक बच्चा है जो एकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहा है, तो बार बार उसको ताने देना, उसको कम चीजें दिलाना, उसको कम चीजों के लिए अपलिफ्ट करना, लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है उसको कोई कमी नहीं होने देना, ये भी तो फेयर नहीं है, क्योंकि ये जस्ट नहीं है। देन कम्स द पब्लिक एस्पेक्ट दैट रॉल्स ब्रिंग्स इन टू पब्लिक प्राइवेट एथिक्स। तो रॉल्स साहब कहते हैं कि आप अपने जो भी रूल्स बनाए, जो भी पॉलिसीज बनाए, जो भी कायदे कानून बनाए, आप अपने सोशल पोजीशन को इसमें मत लाएं, जिसकी वो वेल थ्योरी की बात करते हैं, जिसको हम वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स कराऊंगा, तो रॉल्स थ्योरी बहुत मजे से, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज टू जनरली रीड एंड एक्सप्लोर मोर। बट रॉल्स साहब की जो एक जस्टिस की थ्योरी वो ये है कि आप जब कोई भी कायदा कानून बनाए, आप उसमें अपना बायस ना लाएं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आपके हिसाब से क्या सही है या नहीं ये मैटर नहीं करना चाहिए, वो वेल ऑफ इग्नोरेंस होनी चाहिए। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आप एक सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी में हैं, ठीक है। अब सोसाइटी में गाड़ियों को पार्क करने की जगह चाहिए। अब अगर सोसाइटी में गाड़ियों को पार्क करने की जगह चाहिए तो भाई ये जो सिस्टम है ये आप कैसे डिजाइन करेंगे? अब ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग भी हो सकती है, बेसमेंट की पार्किंग भी हो सकती है। तो क्या आप अपने सोसाइटी के फ्रेंड्स को उनके घर के सामने वाली ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग दे देंगे? या फिर आप एक ट्रांसपेरेंट लॉटरी सिस्टम रखेंगे कि भाई जिसको जो पार्किंग स्लॉट मिला वो उसकी किस्मत, गाड़ी आपको वहीं पार्क करनी है। ठीक है। उससे ये हो सकता है कि आपका खुद का भी घर वहीं है, आपको शायद वो पार्किंग स्लॉट ना मिले। क्यों? क्योंकि आपने फेयरनेस रखी, आपने वो वेल ऑफ इग्नोरेंस रखी। तो कहानी ये है। ठीक है। तो एक कंटेम्प्रेरी थिंकर की बात करें तो रॉल्स इस हिसाब से देख सकते हैं। फिर हमें अगर एक और कोई वेस्टर्न थिंकर के बारे में सोचना है जो इसके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, आई वुड जनरली कम बैक टू इमैनुअल कांट। अब कांट साहब का क्या कहना है? देखो, कांट साहब का कहना है इट ऑल कम्स डाउन टू टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स, ड्यूटी एंड रिस्पेक्ट। तो इन अ प्राइवेट लाइफ आप इसलिए झूठ मत बोलिए, आप मैनिपुलेट मत कीजिए, तो इसको आजकल हम नया टर्म नहीं यूज करते हैं कि आप गैसलाइट मत कीजिए, आप रेज बेट मत कीजिए जिससे आप अपनी कन्वीनियंस ढूंढ रहे हैं। डू नॉट लाई और मैनिपुलेट अदर्स इन योर प्राइवेट लाइफ फॉर योर ओन पर्सनल कन्वीनियंस। सिमिलरली इन अ पब्लिक लाइफ आपका पर्सनल गेन हो या ना हो वो इरेलीवेंट है। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, विच इज योर ड्यूटी टू द ऑफिस, and you have to discharge your duties to the office in the most faithful manner, in the most upright manner. इसमें आपको कोई लेफ्ट राइट सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप अप्लाई करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अब आप डॉक्टर हैं, एक एम्स में, एक बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, केजीएमसी हो गया, एम्स हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े, सफदरजंग हो गया, रामन और लोहिया हो गया, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं। अब आपके पास एक वीआईपी पेशेंट आते हैं और आपके पास एक पुअर पेशेंट आते हैं विद अ वेरी, दोनों की जो मेडिकल कंडीशन है वो सिवियर है, बहुत यूनिक है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज लगेगी। तो आप उसी मेडिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, आप उसी क्लिनिकल सेपरेशन, उस क्लिनिकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जिससे
दोनों के बीच में कोई भेदभाव ना दिखे, बिकॉज आपने अपना कोई पर्सनल बायस इसमें लाया ही नहीं, ठीक है। और अगर आप इसको एक इंडियन थिंकर के नाम से सोचना चाहें तो इसकी कहानी आती है धर्म से, ठीक है। या आप कौटिल्य के बारे में सोच सकते हैं जो धर्म एथिक्स या धर्मशास्त्र की जनरली बातें करते हैं। देखो, अब कौटिल्य जब प्राइवेट एथिक्स की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। वो बात करते हैं कि आपका एम्बिशन और ग्रीड में फर्क होता है। एम्बिशन, अगर आप अपने आप को और बेहतर करना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको किसी चीज का लालच है, ग्रीड है, एंगर है, तो आप रिश्ते तो खराब करेंगे ही करेंगे, आप अपने आप को भी धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे। और कौटिल्य जब इनको एक पब्लिक स्फीयर में देखते हैं इस एथिकल कनंड्रम को, तो वो राजा को या जो रूलर है या जो ऑफिशियल है, वो उन्हें एक ट्रस्टी की नजर से देखते हैं, वो उन्हें एक कस्टोडियन की नजर से देखते हैं। और राजा हो गया या ऑफिशियल हो गया या कोई भी सुपरवाइजर हो गया, उनका ये बहुत बेसिक काम है, उनका ये धर्म है कि अगर कोई भी ऑफिस का मिसयूज करे तो फिर आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। एक एग्जांपल देता हूं, हालांकि ये कोई गवर्नमेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड एग्जांपल नहीं है। कल परसों की बात है, कोई हमारे जान पहचान में वृंदावन गए, वहां पे जो एक बहुत ही वेल नोन एक सेंट है उनसे मिलने के लिए। तो हमारे ऑफिस से ही कोई गए, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसा सिस्टम होता है, क्या करते हैं? और उन्होंने मुझे बताया कि सर वहाँ पे हमें सड़क पे बैठना होता है और वो आके टोकन हमको देते जाते हैं, और कम से कम 8-10 बार कोई ना कोई आके ये जरूर बोलता है कि अगर आप इस टोकन के लिए पैसे दे रहे हैं तो आप गलत हैं, और कोई अगर आपसे इस टोकन के लिए पैसे मांग रहा है तो वो भी गलत है। अगर कोई मांग रहा है तो आप हमें तुरंत आके बताइए, हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। अब ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है नहीं, बट अगर कोई सेंट को मिलने के लिए कोई जा रहा है तो वो बहुत ही साफ मन से जा रहे होंगे, वो बहुत ही दुविधा से जा रहे होंगे, वट एवर द रीजन माइट बी, जो भी अपने रीजन से कोई किसी सेंट को मिलने जाते हैं, कोई ऐसे स्पिरिचुअल लीडर को मिलने जाते हैं या ऐसा कुछ भी। अब एक उन्होंने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम फेयर है। अब कौन उन स्पिरिचुअल लीडर से मिल पाएगा ये डिपेंड करेगा कि आपके पास टोकन है कि नहीं। अब टोकन भी डिपेंड करता है कि एक टोकन हो सकता है इंटरेक्शन का, एक टोकन हो सकता है सिर्फ जिसको कहते हैं दर्शन का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो टेक्निकली जो ये टोकन बांटने वाले हैं, दे आर रनिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब उनको भी फेयर होना पड़ेगा, वो अपने इस उनके पास ये टोकन बांटने की पावर है, इस पावर को वो मिसयूज नहीं कर सकते, इस पावर को वो प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, इस पावर को वो एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से नहीं कर सकते। तो खैर एक आइडिया ये हो गया। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में कौटिल्य की नजर से देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आप एक गांव के सरपंच हैं। सरपंच अगर जितना भी उस ग्राम पंचायत के एक्सपेंसेस हुए हैं उसे वो खुद अपने, उनको अगर एक ऑफिशियल स्पेस है या कहीं पे बोर्ड पे वो सारी चीजें लिख दें, और उसमें ये भी पता चल जाए कि कभी कभी हो सकता है कि उनके ऑफिस से या उनके सपोर्टर से कोई गलतियां भी हो गई, वो उसको पब्लिकली लिख दे, तो उससे उन्हीं का सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको थ्योरेटिकली सोचा जाए तो एक्चुअली कहानी यहां से आती है। अब थ्योरेटिकली तो हमें समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप्स में सिमिलैरिटी क्या है, और उसके बाद हम डिफरेंसेस देखेंगे और फिर हम कोरिलेशन देखेंगे कि ये होता कैसे, ठीक है। ऐसी कौन से मॉरल वैल्यूज हैं या ऐसी कौन सी चीजें, डजेंट मैटर कि आप घर में बात कर रहे हो किसी से या पब्लिकली बात कर रहे हो, वो यूनिवर्सली सेम रहेंगी, वो कॉमन रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल
ऑनेस्टी। ठीक है, अब ये कॉमन एथिकल कोर है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि आप किसी को डिसीव नहीं करेंगे, आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि आपका कोई दोस्त है जो आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेके आता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आप उनका मन रखने के लिए बोले कि वाह भाई आप तो बिल्कुल यूनिकॉर्न बन जाएंगे। हालांकि यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न पे मुझे ज़्यादा कुछ खास, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है और इतना मुझे भरोसा है भी नहीं, खासकर हमारे हिसाब किताब में। बट खैर ठीक है, आप अपने दोस्त, अगर आपके दोस्त आपके पास कोई बिजनेस आइडिया लेके आते हैं तो आप उन्हें झाड़ पे मत चढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइनली आइडिया अच्छा है, वर्केबल है, तो उनको पॉजिटिव आइडिया दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये गड़बड़ हो जाएगी, ये वर्केबल नहीं है, अननेसेसरी आपका टाइम, समय, पैसा बर्बाद होगा, तो आप उनको एक जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि थिंक ऑफ समथिंग एल्स दैट कैन वर्क। तो ये आपका काम है। अब नोटिस करो, आप उसको एक, वो पर्सनल कैपेसिटी में आपसे मिलने आया, लेकिन आपने उसको एक प्रोफेशनल एडवाइस दी है। तो चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, द कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी रिमेन्स द सेम। दूसरा, ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिग्निटी। ध्यान से समझना, आप चाहे वो कोई भी हो, आपको उस पर्सन को एज अ, जो उनकी एज ए ह्यूमन बीइंग डिग्निटी है, द पर्सन इज एन एंड इन इटसेल्फ। आप किसी से बात, उनका मतलब निकालने के लिए नहीं कर रहे, आप किसी से कॉन्वर्सेशन, उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर रहे, और आप उनको उनके होने का एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में, जैसे आप एक गवर्नमेंट बैंक में, आप फ्रंट ऑफिस में बैठते हैं, आपका काम है दिन भर जो भी सिटीजन्स आते हैं आपके पास, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो, कहाँ से भी आते हो, समाज के किसी भी तबके को रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अब बहुत बार होगा कि लोग जो शायद इतने लिटरेट ना हो, लिटरेट भी हो लेकिन शायद फंक्शनली लिटरेट ना हो, तो उन्हें बैंकों के फॉर्म वगैरह नहीं समझ आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ अग्रेसिव होंगे, आप उनके साथ इम्पेशेंट होंगे। वो आपको एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल अप्लाई करके चलना पड़ेगा। इसको आप जो करंट एसआईआर वगैरह चल रहा है, बिहार में हो गया, तमिलनाडु, यूपी वगैरह की प्रोसेस है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप अपने देश का इलेक्टोरल रोल रिवाइज कर रहे हो, जो डेमोक्रेसी का बेडरॉक है, बिकॉज इलेक्टोरल रोल ये डिसाइड करता है कि एलिजिबल वोटर कौन है। पैदा तो सब वोटर होते हैं, 18 साल पे सब वोटर होने चाहिए, लेकिन क्या हर 18 साल से ऊपर का इंसान हमारे देश में वोटर है? नहीं। क्या वो एक्चुअली वोट कर रहा है? नहीं। जब तक आपका नाम किसी इलेक्टोरल रोल में नहीं होगा, तब तक आप वोट नहीं कर पाएंगे, आप चाहे दुनिया भर की कोशिश कर लीजिए। तो अगर आप इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर रहे हैं, आप उसे स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और लोगों को दिक्कत आ रही है, तो आप उन्हें असिस्ट करिए, कोलैबोरेट करिए, कोऑपरेट करिए। दैट इज द आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट टू डिग्निटी। इसको आप घर में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप बाहर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, बिल्कुल आप पोलाइट रहते हैं, वेल बिहेव्ड रहते हैं, सबसे बड़े रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, और आप घर आते हैं तो आप चिल्ला चिल्ली करते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप इरिटेटेड रहते हैं, क्योंकि आप घर वालों को कम समझते हैं। बाहर वालों के सामने आप इसलिए करते हैं क्योंकि भाई आपका प्रोफेशनल इमेज उस पर डिपेंडेंट है। तो डिग्निटी तो एक यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट हुआ ना। इनफैक्ट कई बार आप नोटिस करेंगे कि ये घरों में ही कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखेगा, कि घर में कई बार इंडिया में बहुत लोगों के घरों में डोमेस्टिक हेल्प काम करने आते हैं, वो आपके घर को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करते हैं। आप जिस तरह से उनसे बात करते हैं, आप उन्हें इंसान नहीं समझते, लेकिन घर में कोई मेहमान आ जाए या घर में कोई और हो तो आप उनकी पूजा करते हैं। इंसान तो वो भी है। तो डिग्निटी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। वो इंसान कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है, क्या पोजीशन है, ये उस पर डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए।
तीसरा, जिसको हम कहते हैं नॉन मैल्फिसेंस। नॉन मैल्फिसेंस का मतलब होता है कि आप किसी का बुरा मत करें, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में हो चाहे वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो। अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ डोंट कॉज हार्म, इसको आप इन्वायरमेंट में भी आगे चल के अप्लाई करते हैं, इज वन ऑफ द कोर jurisprudential principles of environmental protection और environmental upliftment। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इंसानों की फितरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हमें मसालेदार बातें बड़ी पसंद है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने क्या किया उसने क्या नहीं किया, ये हम दोस्तों में भी करते हैं, ये हम परिवारों में भी करते हैं, और ये हम काम में बिजनेसेस में भी करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप एक लाइट हार्टेड हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसका रूमर बना के उड़ा रहे हैं तो आप किसी का हार्म कर रहे हैं, आप किसी पे इरिपेरेबल डैमेज कर रहे हैं। वो आपके परिवार का या कोई एक्सटेंडेड फैमिली का भी मेंबर हो सकता है, या फिर आप जहां काम कर रहे हैं आपके कोलीग या उनकी प्रोफेशनल रेपुटेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एज वेल इन्फॉर्म्ड डिग्निफाइड सिटीजन्स we must not indulge in unverified or nonsensical information that can cause real harm to somebody। ये हमें थोड़ा सा फेयर होना चाहिए। और फेयरनेस की बात करें तो भाई फेयरनेस तो सिमिलर ही है, मतलब आप बायस नहीं रखेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में आप हैं और आप उस कॉलेज के फेस्टिवल को हेड कर रहे हैं, आप कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। अब कॉलेज के फेस्टिवल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट भी होता है, फैशन शो भी होता है, मॉडल यूएन भी होता है, टेक्निकल प्रोजेक्ट भी होता है, कोई साइंस कंपटीशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपके सारे दोस्त जो हैं वो डिबेट टीम में हैं, तो आपने डिबेट कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए, या आपके दोस्त जो हैं वो म्यूजिक इवेंट या म्यूजिक डिपार्टमेंट में वहां आपने कर दिया। ये तो इनर सर्कल के बेसिस पे किया ना, क्या वो फेयर है? क्या पता उस कॉलेज के डिबेट कंपटीशन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट ना करें, शायद बहुत लोग सिंगिंग में पार्टिसिपेट करें, शायद बहुत लोग साइंस की कंपटीशन में पार्ट लें। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या कहानी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी ये है कि आप अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, आप उन्हें क्लैरिफाई करें, गलत लगता है तो बेहतर करें, माफी मांगे, ठीक करें या डिफेंड करें, लेकिन आपको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने, आपको आपकी फैमिली में या आपको आपके प्रोफेशनल सर्कल में किसी ने अपने बारे में कोई बात शेयर करी, आप उसका ढिंडोरा मत पीटिए। क्या पता वो अपने पर्सनल लाइफ में कोई बहुत चीज से गुजर रहा हो। आप अगर उसका ढिंडोरा पीटेंगे, आप अगर उनके कॉन्फिडेंस के बिना, उनसे बात किए बिना लोगों से शेयर करेंगे, तो आप उस इंसान का ट्रस्ट परमानेंटली तोड़ देंगे। इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और अगर आपसे गलती से ये हो भी गया या आपने कोई बात 19-20 कर भी दी, तो आपको अपोलोजाइज करके यू मस्ट सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ये तो कॉमन ट्रेट्स हैं, तो कॉमन आइडियाज हैं, चाहे आप पब्लिक में हो चाहे आप प्राइवेट में हो, आपको करना तो यही चाहिए, राइटफुली सो। इसके बाद सोचते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो हाउ आर दे डिफरेंट, इसमें क्या फर्क आ जाता है, कैसे आता है और क्यों आता है। तो इसको ध्यान से समझते हैं, इसकी क्या कहानी है, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिफरेंसेस हम इसको कुछ पैरामीटर्स में देखेंगे।
जैसे हम सबसे पहले स्कोप देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई जो कोर वैल्यूज हैं क्या उसमें कोई फर्क आ सकता है, कुछ चीजें जो प्राइवेट में सही हो पब्लिक में ना हो, पब्लिक में सही हो प्राइवेट में ना हो। फिर हम देखेंगे कि अच्छा कुछ चीजों में लेजिटिमेसी है कि चलो ये एक्सेप्टेबल है, ये हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। फिर हम देखेंगे कि अच्छा अगर हम प्राइवेट और पब्लिक एथिक्स को समझ रहे हैं तो इसमें इंडिविजुअलाइजेशन या ऑटोनॉमी को लेके कोई फर्क आता है कि नहीं आता है। फिर हम ये भी समझेंगे कि चलो ठीक है अगर ऐसा भी है तो इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्यों हम ये डिफरेंसेस रखते हैं, इसको आप इन्फोर्स कैसे करोगे। तो कुछ प्राइमरी डिफरेंसेस यहां पे आते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। चलिए, स्कोप। प्राइवेट रिलेशनशिप्स जहां तक हमें अभी तक समझ आया है, ये हमारे इमीडिएट पर्सनल नेटवर्क या हमारे प्राइवेट एसोसिएशन के लिए है, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर्स एक्सेट्रा। पब्लिक रिलेशनशिप्स इज अ लार्जर आइडिया। ये आपके प्रोफेशनल स्पेस में हो सकता है, ये स्टेट हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं। एब्सोल्युटली नो फंडामेंटल प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप किसी को, अपने दोस्त को, आप इनफॉर्मली इन द कैपेसिटी ऑफ अ फ्रेंड आप पैसा लेंड करते हैं, वर्सेस जब आप एक बैंक में लोन ऑफिसर हैं तो आपको तो प्रॉपर सिबिल चेक करके ही लोन देना पड़ेगा। जब आपसे आपके दोस्त 10,000 रुपए मांगते हैं, 5,000 रुपए मांगते हैं, 1,000 रुपए मांगते हैं, तो आप उनका इनकम टैक्स स्टेटमेंट और सिबिल स्कोर और क्रेडिट चेक नहीं करते, वो ठीक है। लेकिन जब आप वही काम इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ, you have to follow the set established guidelines that exist for that rule of law. दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम लिखते हैं डोमिनेंट वैल्यूज के लिए। तो जो हमारे प्राइवेट रिलेशनशिप्स हैं वो किन चीज़ों पे बेस्ड है, वो बेस्ड है ट्रस्ट पे, वो बेस्ड है लॉयल्टी पे, वो बेस्ड है रिस्पेक्ट पे। करेक्ट। आप अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे इन अ प्राइवेट कैपेसिटी, वो क्या बिलीव करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, तो आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन जो पब्लिक एथिक्स है वो ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, इन सब बड़े बड़े गुड गवर्नेंस वाले कॉन्सेप्ट पे आप डील करते हो। अब एग्जाम्पल से फर्क समझते हो। सपोज आपके फ्रेंड ने आपको एक सीक्रेट बताया कि देखो ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बस ये बात अपने तक ही रखिएगा। ठीक है। अब दूसरी बात कि कल को आप गवर्नमेंट में हैं और आपको पहले ही वार्निंग मिल गई है, आपको पता है कि क्या पता अगले 2-3 दिनों में कोई एक मेजर हेल्थ रिस्क हो सकता है, कोई एक मेजर हेल्थ इशू हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अब कितना रिस्क है, कितना नहीं है, इसके बारे में आपको बहुत ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। पैनिक भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बहुत ट्रूथफुल पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी रिलीज करनी पड़ेगी। इसके बारे में आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, है ना। अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिल्ली का AQI ही बता देता हूँ। अब मैं जान सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे दिल्ली में कुछ लोगों को शायद AQI का फुल फॉर्म कैसे मेजर करते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, शायद उनकी जानकारी कम हो सकती है। कोई बात नहीं, हम उन्हें कहेंगे कि थोड़ा सा UPSC की तैयारी कर लीजिए, बट कोई बात नहीं, नहीं भी पता हो तो जनरली पता होना चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर हमसे रियल AQI का डेटा छुपा रही है तो वो तो एक ऑब्जेक्शनेबल बात है, वो तो अच्छी बात नहीं है। अब क्या 500 AQI है या 1000 AQI है, इससे कितना पैनिक होगा और क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए,
ये सारी चीजें भी तो मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कम ही खाली डेटा बताएंगे या कम डेटा बताएंगे लेकिन लोगों को कम पैनिक हो, क्योंकि ये AQI का जो रिस्क है इसमें इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा, जब हम लेजिटिमेसी की बात करते हैं, जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, क्या आप एक पर्सनल लाइफ में किसी के थ्रू किसी के लिए पार्शियल हो सकते हो सकते हो। कई बार पार्शियलिटी जो है वो एक पर्सनल लाइफ में रिलेटिवली एक्सेप्टेबल होती है कई बार, कि अरे नहीं नहीं कैसे कर दिया, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं, जो भी है, कि दुनियादारी एक तरफ परिवार एक तरफ, है ना। सही हो गलत हो, चाहे आपके परिवार वालों ने सही किया हो गलत किया हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि भाई आप SP हैं और आपके छोटे भाई जो हैं वो थोड़ा खुश हैं कि आप SP हैं, तो उन्होंने अपनी थार निकाली और वो थार निकाल के निकल पड़े और उन्होंने रोड रेज कर दी, जाके खंबे पे थार ठोक दी। और जब उनको पकड़ा तो वो थोड़ा सा झूम बराबर झूम के मूड में थे। अब तुरंत आपको फोन आया कि सर भैया जी ऐसा किए हैं, या मैम भैया जी ऐसा किए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, गुड़िया ने ऐसा किया, वॉटेवर। अब आपसे एक्सपेक्टेड तो यही है कि भाई आप बोले कि नहीं गलत किया है तो जेल में डालो, लेकिन एक सेकंड के लिए आप उन्हें बचाने की कोशिश भी करेंगे। तो वो एक पार्शियलिटी एक पर्सनल स्फीयर में आ जाती है। आनी चाहिए बिल्कुल नहीं, अगर आप एक ऑफिशियल कैपेसिटी में पर्सनल बायस ला रहे हो तो नहीं आनी चाहिए, बट आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि परिवार को देख के सब पिघल जाते हैं। ये जो पार्शियलिटी है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए इन अ पब्लिक इन अ पब्लिक मैनर और इन पब्लिक एथिक्स और इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके कॉलोनी में रहने वाले मित्र की सगाई है और आपके परिवार में किसी की सगाई है। आप दोनों में से एक ही सगाई में जा सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली परिवार की सगाई में जाएंगे, आप उनको ज़्यादा जानते हैं, आप ज़्यादा क्लोज हैं। आप अपने परिवार कॉलोनी में मित्र को शायद नहीं जानते हैं इतने, तो दैट्स अ पर्सनल बायस, एक्सेप्टेबल। बट एट द सेम टाइम आप अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या आप SP हैं और आपके सामने ये वाला कांड हुआ है, ये वाला इशू हुआ है, ये वाला प्रॉब्लम हुआ है, पार्डन माय लैंग्वेज देयर, आई एम सॉरी, तो फिर आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट, यू कैन नॉट बी इम्पार्शियल। देन कम्स द एस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी। देखो, आप अपने पर्सनल लाइफ में कैसे कंडक्ट करते हो उसमें जनरली एक हाई डिग्री ऑफ प्रिवेसी होती है, कि घर के दरवाजों के पीछे या एक पर्सनल कैपेसिटी व्हाटएवर। लेकिन यहां पे द जनरल राइट टू नो, अकाउंटेबिलिटी का जो क्वोशंट है वो थोड़ा सा हाई होता है, होना भी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपके क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, आपके क्या इनकम टैक्स भरते हैं, आपकी क्या वेल्थ है, आपके क्या असेट्स हैं, ये आप जानिए और सरकार का इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर जाने। लेकिन अगर आप मंत्री हैं, MP हैं, या आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई आपको अपने फाइनेंशियल डिटेल्स तो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ना। तब आप नहीं कह सकते कि भाई माँ लाइफ, माँ रूल्स, माँ प्रिवेसी, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी के इकोसिस्टम में उतर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। देन कम्स द एस्पेक्ट ऑफ मोटिव। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं ये बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट ड्रिवन है, आपको क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन यहां आप जो भी वैल्यूज रखेंगे, जो भी एक्शंस रखेंगे, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं।
फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैमिली वेकेशन, गेट अवे, आजकल नया चल रहा है स्टेकेशन, ये सब करना चाहते हैं, आप करिए, आपको जहां जाना जाइए। लेकिन अगर आप बैठ के कोई वेलफेयर स्कीम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आप अपना बायस नहीं ला सकते। एमजी नरेगा के पैसे से अपने बंगले में बाथ टब नहीं बना सकते। अब तो वैसे ही एमजी नरेगा का तो मामला जो है वो थोड़ा सा, इट इज गोइंग टू बी ए लिटिल प्रॉब्लमेटिक in terms of funding, and it's no longer going to be called MG नरेगा as per recent developments. तो विकसित भारत जी राम जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आप एथिकल हैं या नहीं हैं, आप एथिकल हैं या नहीं हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम उसको इन्फोर्स कर पाते हैं। बट यहां पे तो इन्फोर्समेंट मोस्टली इंटरनल है। आप घर में बदतमीजी करते हैं तो बस घर ही की बात है ना, तो एफआईआर थोड़ी लॉन्च हो रही है आप पे। सो आपका इंटरनल कॉन्शियस, सोशल नॉर्म क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बट एट द सेम टाइम आप इन अ पब्लिक स्पेस कैसे अपने आप से डील करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये मैटर करेगा। क्योंकि आप पे लीगल अकाउंटेबिलिटी है, आप पे इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, आप पे स्क्रूटनी है, आपकी रेपुटेशन का सवाल है ना। आपने किसी को वादा किया और वो वादा टूटा तो आपने भरोसा तोड़ा, वो भरोसा आपको अंदर अंदर खाएगा। लेकिन अगर आप एक सरकारी अफसर हैं या आप कहीं काम करते हैं, आप सपोज कोई टेंडर लॉन्च करना चाहते हैं, अब आपका काम है कि वो टेंडर बहुत अच्छे से आपको उसकी इंक्वायरी करनी है, उसको कंडक्ट करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से कराना है। अब आपने अपने मित्रों को पहले ही बता दिया कि देखो इस तरह के कोर्ट आ रहे हैं, तो तुम इस कोर्ट से नीचे ही बिड करना ताकि टेंडर तुमको मिल जाए, तो उससे मामला सेट हो जाएगा। तो इस पे तो इंक्वायरी ट्रिगर हो सकती है, इस पे तो बाकायदा आप पे एक्शन हो सकता है। तो ये जो इन्फोर्समेंट है, ये इन्फोर्समेंट यहां पे लार्जली एक्सटर्नल है, ये इन्फोर्समेंट यहां पे लार्जली इंस्टीट्यूशनल है। सो दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसको अब मिला के पढ़ते हैं। देखो, प्राइवेट एथिक्स को या प्राइवेट रिलेशनशिप्स को एथिकली डिस्टिंक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपके जो लोग हैं दे आर इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। प्राइवेट एथिक्स और प्राइवेट रिलेशनशिप्स इज ड्रिवन ऑन इमोशनल अटैचमेंट, ऑन पर्सनल बॉन्डिंग। इट्स नॉट जनरली ऑन एनी फॉर्मल मैकेनिज्म या ये आपका फर्ज बनता है। Whereas public relationships are ethically very different, because public life is a set of political, social, cultural, economic structures that generally make up society. Hence, public ethics is about maintaining those standards. Simple example, आप अगर यूनिफॉर्म में हैं तो सिगरेट मत पीजिए। पिक्चरों में जो भी दिखाए, आप अगर यूनिफॉर्म में हैं, ऑफिस में हैं, तो सिगरेट मत पीजिए। वैसे भी मत पीजिए, सेहत के लिए हानिकारक है। एंड आई अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बट मत करिए, अच्छी बात नहीं। आप जब वर्दी में सिगरेट पीते हैं, सो आप उस यूनिफॉर्म को डिस्ग्रेस पहुंचाते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, then you understand the relationship between public and private ethics. अब जब हमको ये समझ में आ जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि that there is still interconnectedness. There will still be some degree of one causing a factor to the other. एथिकल अकाउंटेबिलिटी आपको हर लेवल पे चाहिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। जब डिस्कनेक्ट आता है तो बनता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि एक आपका एक पब्लिक लाइफ का जजमेंट है
एक पर्सनल इशू की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, आपका जो जजमेंट एक पब्लिक रिलेशनशिप में है वो आपके एक पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस पर्सनल हो सकता है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हो सकता है, लेटर ऑफ द लॉ वर्सेस लेटर ऑफ द स्पिरिट हो सकता है, कुछ भी कह लो। तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी केस स्टडी में आ जाए, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये आएगा ही आएगा कि भाई सबसे पहले तो जो मामला है उसको डिस्क्लोज कर दो। दूसरा, आप खुद उस प्रोसेस से रिक्यूज हो जाओ। यूपीएससी के इंटरव्यू में भी होता है कि या तो अगर बोर्ड मेंबर को लगता है कि जो ये सामने बैठे हैं मैं उन्हें जानता हूं, या जो बैठे हैं सामने उन्हें लगता है कि मैं बोर्ड मेंबर को जानता हूं, तो आप तुरंत इन्फॉर्म करिए, आपका बोर्ड चेंज होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तीसरा, जब तक यहां सुपरविजन नहीं होगा तब तक आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोक नहीं पाओगे। इसके गवर्नेंस में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, जिसको हम कई बार कहते हैं ना कि रीअपॉइंटमेंट करने दे रहे हैं आप, अब रीअपॉइंटमेंट करने दीजिए, लेकिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद, ताकि थोड़े रिश्ते नाते टूटे। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट की कोई या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो एक एस्पेक्ट हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा एस्पेक्ट हो गया जिसको हम बॉलीवुड में कहते हैं नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म, प्राइवेट लॉयल्टी विच इज करप्टिंग पब्लिक ड्यूटी। कि आप किसी पर्सनल फेवर के लिए अपनी ओवरऑल लार्जर जिम्मेदारी तोड़ रहे हैं, and it's eventually this comes down to a larger conflict between law versus ethics. Do we understand this? तो इस कॉन्टेक्स्ट को हमें सीखना है। ये दोनों मॉरल एस्पेक्ट साथ में ऑपरेट करते हैं। प्राइवेट एथिक्स शुड बी ऑल्सो एज इम्पार्शियल एज पॉसिबल, और पब्लिक लाइफ के लिए प्राइवेट एथिक्स भी मैटर करती है। आप पब्लिक लाइफ में कैसे, ये डिपेंड करेगा प्राइवेट लाइफ में कैसे। इट अदरवाइज यूल बी टू वेरी डिफरेंट पीपल, और कहीं ना कहीं आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल फ्रेमवर्क में देखते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट आवर हायरार्किकल एग्जांपल्स एंड लेट्स सी हाउ वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर। अब इसको आप इंडिविजुअल या पर्सनल लेवल पे सोचो। पर्सनल लेवल पे की वैल्यूज क्या है? इंटेग्रिटी है, सेल्फ कंट्रोल है, एम्पैथी है, प्रिवेसी है। तो प्राइवेट एथिक्स क्या हुआ कि आप अपने पसंदीदा, क्या है आजकल ये नया आया है, पसंदीदा पर्सन का आप फोन चेक नहीं करेंगे, नॉट गो थ्रू योर स्पेशल पर्सन फोन, ताकि आप अपने आप को दिला सके। आपको अगर लग रहा है, आपको ये जरूरत महसूस हो रही है, तो आप उनसे बात करिए। हैव अ ट्रस्ट वर्दी एंड एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, राइट? इसी को एक इंडिविजुअल एथिक्स का नाम से कहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में कहीं काम करते हैं और आपके कॉलीग ने कहा कि भाई मैं तो थेरेपी ले रहा हूं, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट आई एम गेटिंग बेटर। आपने जाके एचआर को चिपका दिया कि देखो देखो थेरेपी ले रहा है, क्या पता काम कर पाए नहीं कर पाए। एक तो थेरेपी को ट्रिवियलाइज मत करिए, और एक तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन इनकॉम्पिटेंट हो गया क्योंकि वो थेरेपी ले रहा है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सारा खेल पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का है। हम कई बार देखते हैं ना बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स वगैरह को जुबान केसरी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, चीनी भरी ड्रिंक्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अल्कोहल के ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, खुद कहते कि हम तो सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं। सो इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे हैं, ये बहुत मैटर करेगा। इसको आप फैमिली लेवल पे देखिए। कोर वैल्यूज क्या है? कि केयर होनी चाहिए,
फैमिली में फेयरनेस होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। अगर घर में बेटा बेटी दोनों है, सन्स एंड डॉटर दोनों है, तो घर के कामों में सबको हाथ बटाना चाहिए, इक्वली बटाना चाहिए। जेंडर रूल्स के बियॉन्ड बताना चाहिए कि रिलेटिव्स घर पे आ रहे हैं तो घर की बिटिया ही पानी के ग्लास को थाली में लेके आएंगी और समोसे तलेंगी, तो गलत बात है ना। हमारा बेटा लोग भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसी से चीजें न्यूट्रलाइज होती हैं, एक्सेप्ट होती हैं। ठीक है। आप लैंड रेवेन्यू अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट में, आप ही के घर का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स म्यूटेट करानी है या क्लियर करानी है, आप मत इन्वॉल्व होइए। दैट इज द बेसिक आइडिया, आप मत इन्वॉल्व होइए। थर्ड, सोसाइटी। एक सोसाइटी की वैल्यू क्या है? सोसाइटी सिविल होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, टॉलरेंट होनी चाहिए। सोसाइटी सॉलिडारिटी, एक फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल वगैरह में पढ़ते हैं, वैसे जीनी चाहिए। अब अगर एक रूमर आता है कि भाई दंगे होने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग रूमर आता है, तो जो सोसाइटी के यूथ वॉलंटियर्स हैं वो एक फैक्ट चेक पेज चलाते हैं, एक पीस का पैगाम लेके चलते हैं, मार्केट्स के पास घूमते हैं ताकि मॉब एस्केलेट ना हो। नेबरहुड वॉच करके एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें अगर आपको लग रहा है कि सोसाइटी में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है तो हम पुलिस की मदद करें, तो वो अच्छी बात है। अगर सोसाइटी में, जैसे हम कई बार एक शब्द सुनते हैं ना, खाप पंचायत, और पहली बार हमारे दिमाग में क्या आता है? खाप पंचायत खराब लोग हैं। कुछ खाप पंचायत खराब हैं जो वो लोकल गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में कास्ट घुसेड़ते हैं। लेकिन क्या खाप अगर अपना काम ढंग से करे तो विमेन एम्पावरमेंट में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज दे आर वेरी ग्रास रूटेड ऑर्गेनाइजेशंस। हरियाणा गवर्नमेंट ने खाप्स के साथ बहुत बार पार्टनरशिप्स करी हैं, टाई अप्स करे हैं, बेटी बचाओ वगैरह के कामों को लेके। क्या कुछ खाप पंचायत बहुत बहकी बहकी बातें करते हैं और कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं? बिल्कुल। और वही खाप पंचायत इन अ डिफरेंट डोमेन, इन अ डिफरेंट खाप, बच्चियों को बचाने का भी काम करते हैं, टॉलरेंस की भी बात करते हैं, पढ़ाई की भी बात करते हैं, हेल्थ की भी बात करते हैं। इसको आप अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखें, जहां हमें डिग्निटी एट वर्क चाहिए, जहां हम एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहते, जहां हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, तो अगर हमें पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ जो सप्लायर है, हमने उसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कराया और हमने देखा कि कुछ गड़बड़ है, तो सप्लायर को रोक दो ना। कई बार होता है, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत देखा है कि जिनका भी कंप्लायंस प्रोक्योरमेंट का काम होता है, उनको किकबैक मिलते हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री वगैरह में ना ऐसे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स लगते हैं, जो होर्डिंग लगता है कि ये सब वो सब, तो जो लोग ये कराने वाले होते हैं, कई बार सुनना है, कई बार ये इस पॉसिबिलिटी होती है कि जो लोग ये ग्राउंड पे करा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को पता नहीं है वो कुछ किकबैक का सिस्टम चल रहा है। प्रोफेशनल एथिक्स तो खराब हुए ना। ये किकबैक्स कहीं भी हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी कॉल सेंटर है, उनको ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करानी है उनके कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज के लिए, तो अब कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी आपकी कंपनियों में गाड़ियां चलवाएंगी, उसमें आप डिसाइड करके किकबैक ले लीजिए, तो गलत हुआ ना। इसको आप रीजनली देखें कि आपको कल्चरल सेंसिटिविटी रखनी है विदाउट ऑफेंडिंग समबडी। आप किसी को लोकल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो एक लिख, कोई आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो एक प्लेकार्ड लगा के दिखा दो। अगर एक रीजन है जहां पे ड्रॉट का बहुत बड़ा चांस है, बहुत फ्रीक्वेंसी है, तो एज ए लोकल ऑफिसर आप अपने गांव में वाटर टैंकर ना भरा के वहां भिजवाइए जहां एक्चुअली जरूरत है। एथिक्स तो ये कहता है। नेशनल लेवल पे क्या मैटर करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आजकल एथिक्स में भी पूछने लग गए हैं। यूनिटी,
इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर एक पब्लिक अथॉरिटी पॉलिटिकल प्रेशर के सामने नहीं झुकती तो प्रोफेशनली एथिकल हुई? आप यूपीएससी का पेपर सेट कर रहे हो और आपके जान पहचान में कोई यूपीएससी का एग्जाम लिख रहा है, तो पेपर लीक कर दोगे क्या? नहीं, कभी नहीं। सिमिलरली इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है ग्लोबल वैल्यूज? द ग्लोबल वैल्यूज आर ऑल अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। They're all about ensuring that there is no scarcity, equal access to justice, क्रॉस कल्चर्स का रिस्पेक्ट। दुनिया की प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट का ठेका सिर्फ कुछ लोगों ने नहीं ले रखा, सबको मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एज अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, आपकी दुनिया में जहां जहां पे भी ऑफिसेज हैं, you will make sure that they're all compliant to data privacy। ठीक है, तो ये हो गया आपका हायरार्की अप्रोच। अब आप हिस्ट्री वगैरह से भी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की क्या वैल्यूज है कि नेवर अगेन, लर्न फ्रॉम पास्ट इनजस्टिस। तो हमारी किताबों में पार्टीशन के सर्वाइवर्स के अकाउंट्स होने चाहिए कि क्यों हेट स्पीच और रिलीजन के बेसिस पर लोगों को बांटना गलत है, इसका इंपैक्ट क्या होता है। रिस्पॉन्सिबली भोपाल गैस ट्रेजेडी एमबीए के क्लासरूम्स में पढ़ानी चाहिए ताकि इनको समझ आए कि कटिंग कॉस्ट्स कैन हैव एन इंपैक्ट। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक म्यूजियम में काम करते हैं, आप म्यूजियम में आर्काइव्स होते हैं, तो कई बार आर्काइव्स में बहुत सारी बातें लिखी होती है जो आज अगर निकल गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उन्हें हाइड मत करिए। एवरीबडी हैज द राइट टू नो द ट्रूथ। हिस्टोरिकल ऑनेस्टी और नेशनल प्राइड का बैलेंस जरूरी है, क्योंकि प्राइड मस्ट ऑलवेज कम विथ चिंक्स इन योर आर्मर। अगर दामन में कोई दाग नहीं है तो आपने अपना दामन धोया नहीं है ठीक से। Then if you look at geography, geography is always about scarcity, resources। वहां पे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक स्पेसिफिक एरिया है जो बॉर्डर के बहुत पास है, सस्पेक्ट्स हमें रहता है कि भाई टेरर वाले के यही होंगे। आप प्रोफाइलिंग मत करो, आप नजर रखो, पेट्रोल करो, बट प्रोफाइलिंग मत करो। वेडिंग में आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वेडिंग फोटो शूट मत लाइएगा। फॉरेस्ट में आप वेडिंग फोटो शूट करा रहे हैं, वहां के टाइगर आपको खा जाएगा और फिर बोलोगे अरे 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 टाइगर खा गया। गलत बात है ना। Environment is all about intergenerational justice. It's all about stewardship. As a family, if you move to hybrid vehicles, EV vehicles, बहुत शौक होता है कि भाई गाड़ी ऐसा कि भर भर करके गाड़ी चलाए, बट नो, the responsible thing is to move to EV, which at least in my capacity I can assure you that we are trying to at least move to hybrid or EV। सोलर पैनल्स लगाएं अपने घर पे, वेस्ट सेग्रीगेशन करें अगर कर सकते हैं तो। आप इसके लीगल एग्जांपल्स देखिए। लीगल एथिक्स क्या है? इट्स अबाउट रूल ऑफ लॉ, इट्स अबाउट ड्यू प्रोसेस। नोइंगली अनोइंगली डोमेस्टिक वायलेंस में किसी पे फेक केस मत करें। आप अगर एक एमपी एमएलए हैं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठे हैं, पार्लियामेंट में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने रखें। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस इज ऑल अबाउट जस्टिस, फेयरनेस, एम्पथी, डिस्क्लोजर। आप अगर बीडीओ हैं
और आपके ब्लॉक में एल्डरली लोग हैं जो ट्रैवल करके अपनी पेंशन कलेक्ट करने आपके ऑफिस नहीं आ सकते, तो भिजवा दो ना भाई। यही हुआ ना प्रोफेशनल एथिक्स, पब्लिक एथिक्स, पब्लिक रिलेशनशिप्स। Social justice is all about inclusion. It's all about being a part of it all. Substantive equality, fighting the root causes of inequality. Scholarships आप anonymously check करें, award करें, if you're a college or a ministry or whatever. राशन कार्ड बनवाने के लिए घूस नहीं लगनी चाहिए। आप प्रोसेस ऐसे करें कि इसको जितना ऑटोमेट कर सकते हैं। IR is always about diplomacy with integrity, with about, it's always about looking at the world through one eye, humanitarian, in a humanitarian manner. आप एम्बेसी में काम करते हैं, आपको अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके एम्बेसी में कोई आया है, अर्जेंटली किसी को वीज़ा चाहिए, कोई पॉलिटिकल इशू हो, कि किसी के घर में कोई हेल्थ इशू है, आप ये मत सोचिए कि उसके पॉलिटिकल ओपिनियंस क्या हैं और क्या नहीं है। आप बाहर पोस्टेड हैं इन द फॉरेन सर्विसेज, कोई भी इनफॉर्मल हॉस्पिटैलिटी दूसरे देश में एक्सेप्ट मत करिए। यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एट ऑल टाइम्स। Economy is always about transparency, it's always about consumer protection, it's always about rationalizing resources. As a bank, आप अपने consumers को पहले ही hidden fees के बारे में बता दीजिए। As a UPI ऐप आप बताइए कि भाई 1 रुपया लगेगा, आधा रुपया लगेगा, कोई बात नहीं, बता तो दो। आप रेगुलेटर, आप सेबी में काम करते हैं, आपके घर में आपके रिलेटिव जो हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना। इकोनॉमी यही है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑलवेज अबाउट कंपैशन, it's always about non-discrimination, it's always about you know, accountability. डिजास्टर हुआ है, रिलीफ कैंप है फॉर एल्डरली विमेन, फॉर प्रेग्नेंट विमेन, एक अलग से आप लाइन बनाइए सो दैट दे कैन एक्सेस सैनिटेशन फैसिलिटीज बेटर। इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑलवेज अबाउट बैलेंसिंग सिक्योरिटी विद डेवलपमेंट, विद राइट्स, प्रोपोर्शनैलिटी। कोई इनफॉर्मल पनिशमेंट मत दीजिए, कोई ऑफ द बुक ऑपरेशन मत चलाइए जिससे लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाए। आप इंटेलिजेंस में काम करते हैं, आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तो स्टाइल झाड़ने के लिए नेशनल सीक्रेट्स मत डिस्क्लोज करिए। साइंस एंड टेक इज ऑल अबाउट प्राइवेसी, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, AI। अगर एक हॉस्पिटल AI यूज कर रहा है टू प्रायोरिटाइज पेशेंट्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, तो उसमें एक ह्यूमन ओवरराइड रखिए। क्लियर? इन्हीं को आप रिसाइकल करके यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। आई पुट देम अप, मैं इसके भी और इसके भी आपको एग्जांपल्स दे दूंगा, बट दिस इज द लार्जर आइडिया। ठीक है? तो ऐसे हमें एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप्स करने हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नेपोटिज्म, लॉ वर्सेस एथिक्स, ये कैसे कोरिलेटेड हैं, एंड हाउ पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, कैसे सिमिलर हैं, कैसे डिफरेंट है, ये हमने सीख लिया। ठीक है? गुड। See you soon in the next class in a day or so. Science and Tech and Environment is going to go live tomorrow at 6 o'clock. Please feel free to enroll. We're pulling up, and for those of you who need closure on social issues, social justice, etc., MCMA is there. For those of you who are starting your prep, need a good, once done, forever done approach to GS2. MCF4 is running. We are finishing our foundational conceptual classes. You're more than welcome to join that as well.
be a part of a community, a tribe that truly looks out for one of their own. And see you in class very, very soon. Thank you.